दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूद की फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा चुका था। यह बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यही वो बिल्डिंग थी जिसे दुनिया भर में दुबई का इम्प्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज़ उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दिक्कत यह नहीं थी कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि दिक्कत यह थी कि इतना ऊंचा होटल पानी पर बनाना था। कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके दुबई के साहिल से 1300 मीटर फासले पर पत्थरों की मदद से पानी पर आइलैंड तो बना लिया था, पर जब वहां कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला था तो वहां ऐसा हुआ जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। एक ताकतवर समुद्री तूफान आया, जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को भी हिला दिया। एक तरफ तूफानी लहरों ने आइलैंड को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी खौफ की लहर दौड़ गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनने का ख्वाब अब डूबता दिखाई दे रहा था। हर तरफ मायूसी फैल चुकी थी और कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर जा चुका था। लेकिन फिर एक इंजीनियर ने ऐसा डिज़ाइन पेश किया जिससे चाहे तूफानी लहरें हों या हरिकेन, आइलैंड टस से मस नहीं होगा। लॉजिकली इंसेन की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुबई के साहिल पर खड़ी यह बिल्डिंग, जिसको हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं, यह बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के आईफल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा यह दुनिया का सबसे ऊंचा और अकेला 7 स्टार होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ का खर्चा हुआ था। मैन मेड आइलैंड पर यह दुनिया की सबसे पहली और ऊंची बिल्डिंग है और साथ ही लग्जरियस भी। जिस होटल में एक रात बिताने का रेंट ही 18 लाख रुपए के बराबर हो, उस बिल्डिंग की शानो शौकत का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दुबई के किंग के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफ़ी मुश्किल था। 1950s में दुबई मछुआरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960s में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ बेहतर होने शुरू हो गए। जहां उन्हें ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था। उसके बाद उनके सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन राशिद चाहते थे कि दुबई को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होता, क्योंकि उस समय दुबई के पास सिर्फ 3 एसेट्स थे, सन, सी और सैंड। भला इस कड़कती गर्मी में कोई क्यों दुबई आने वाला था। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी था कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, और यही वो स्पॉट था जिसका ख्वाब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने देखा था, यानी दुबई के रेगिस्तान में एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाने का प्लान किया गया था जहां सिर्फ अमीरों को ही खेलने की परमिशन होगी। लेकिन यह इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समुद्र में 7 स्टार होटल बनाना था, और वो भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, यह बात तो तय थी कि उनको अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज अल अरब के कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। सबसे पहला चैलेंज था शेख को इम्प्रेस करने का, क्योंकि दुबई ये प्रोजेक्ट इसलिए बनवाना चाहता था कि कोई ऐसा डिज़ाइन लेकर आए जो पहली नज़र में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उनकी टीम ने यह मुश्किल काम अंजाम देने के लिए हामी तो भर दी थी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर और
स्कूल बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिज़ाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करनी पड़ी। वो यॉच में बैठकर काफ़ी दूर गए और तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहाँ से जाते हुए देखा। टॉम राइट का कहना था कि समुद्र से देखने पर सेलिंग बोट दूर से ही काफ़ी यूनिक लुक दे रही थी और यही वजह थी कि उन्होंने डिज़ाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के किंग ने जब यह डिज़ाइन देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उनको तुरंत अप्रूव कर दिया। टॉम राइट को शेख के ऑफिस से अप्रूवल तो मिल चुका था और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की, लेकिन यहीं एक और दिक्कत ने इनका रास्ता रोक दिया, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से इस आलीशान सेलिंग बोट के डिज़ाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की ज़रूरत थी और वो आइलैंड यहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी और बुर्ज अल अरब को समुद्री तूफान से खतरा भी होगा, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। 1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और इन्होंने समुद्र के साहिल से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। 5 महीनों की दिन रात मेहनत के बाद आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन उठाना था, जो करीब 50,000 एशियन हाथियों के बराबर बनता है। अभी आइलैंड पूरी तरह बना ही नहीं था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड के पत्थरों को भी हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। यह खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब का क्या हाल करेंगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद यह ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। यह दिक्कत बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में इतनी बड़ी दिक्कत थी कि इसकी वजह से पूरे कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर आ गया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैकनोलस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समुद्र की लहरों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनका जोर कम जरूर किया जा सकता है। माइक ने ऐसे होलो स्लैब तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे और जैसे ही लहरों का पानी इन स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने की बजाय होलो स्लैब में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर होलो स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरानी तौर पर आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। यह खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके एक कॉफिन डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पर रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन में मौजूद हार्ड रॉक के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वो स्टील पाइप डालने जा रहे थे वहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। ज्योग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइन के काफ़ी करीब है और अर्थक्वेक की सूरत में लाखों टन वजन का स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर हो सकता है।
क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के कण कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कंडीशन जब ज़्यादा भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस दिक्कत से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया दिया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोक दिया जाए तो वो एक वक्त के बाद अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर इसके पास अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, यानी अर्थक्वेक से कंप्रेस्ड सैंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल्स जमीन में डाल दिए गए, यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल्स पर रखा जाना था। स्टील पाइल्स डालने के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। बुर्ज अल अरब का काम बिल्कुल एंडिंग पर ही था जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में ही फ्लोट करता हो। ये फरमाइश इंजीनियर्स के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही उसका सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए। अब ना ही आर्किटेक्ट्स को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सॉल्यूशन था। आगे जो हुआ वो आप जानेंगे वीडियो के पार्ट 2 में।